आज हम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है इसकी। बिल्कुल। और आज ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बिल्कुल, हर भारतीय का बैंकर भी कहते हैं इसे। सही। हमारे पास इसके इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं हाँ, जो इसकी पूरी यात्रा दिखाते हैं, है ना? शुरुआत से आज तक। हाँ, काफी विस्तार से। ओके। तो इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब ब्रिटिश राज में बना एक बैंक आजादी के बाद बदला, राष्ट्रीयकरण हुआ और आज देखो तो एक बड़ा डिजिटल पावर हाउस है। तो कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी जड़ें तो देखिए काफी पुरानी हैं। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से शुरू हुआ था। 1806? हाँ अच्छा। हाँ, जो कुछ ही टाइम बाद बैंक ऑफ बंगाल बन गया। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला के प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। मतलब इनका मुख्य काम उस वक्त ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो व्यापार था उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। वो उस दौर की जरूरतें थी। अच्छा, प्रेसिडेंसी बैंक्स। और फिर इन तीनों को मिलाया भी गया, है ना? वो कब हुआ? हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। 1921 में इन तीनों बैंकों का मर्जर हुआ और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक। हाँ, और ये उस समय का एक बहुत कह सकते हैं पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया था। और मजे की बात यह है कि 1935 में जब तक आरबीआई नहीं बना था ना, हाँ, तब तक इंपीरियल बैंक ही एक तरह से सेंट्रल बैंक जैसा काम भी कर रहा था। सरकारी लेन देन देखना, थोड़ा बहुत करेंसी मैनेजमेंट, वो सब। अच्छा, तो मतलब इंपीरियल बैंक्स ज्यादातर ब्रिटिश हितों और बड़े बिजनेस को ही देख रहा था। फिर आजादी के बाद इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आजादी के बाद भारत सरकार का फोकस बिल्कुल अलग हो गया था। अब जरूरत यह थी कि बैंकिंग सिर्फ शहरों में ना रहे। हाँ, गांवों तक पहुंचे। बिल्कुल, देश के कोने कोने तक, खासकर ग्रामीण इलाकों तक जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे। तो इसी सोच के साथ 1955 में एक कानून आया, एसबीआई एक्ट। एसबीआई एक्ट 1955। हाँ, और इसी से इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया। आरबीआई ने इसमें शुरुआत में करीब 60% हिस्सेदारी रखी थी। अच्छा। जो बाद में 2007 में सरकार को ट्रांसफर हो गई। तो 1 जुलाई 1955 ये एसबीआई का स्थापना दिवस है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद मतलब फोकस बदला, इसे गांवों तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया? उसके लिए 1959 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, एसबीआई सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट आया। ओके। इसके तहत जो रियासतों के बैंक थे ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसे कई बैंक एसबीआई के एसोसिएट बैंक बन गए। अच्छा, एसोसिएट बैंक्स। हाँ, इससे हुआ ये कि एसबीआई का नेटवर्क एकदम से बहुत बड़ा हो गया। दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बन गई। मकसद साफ था, रूरल बैंकिंग और एग्रीकल्चर फाइनेंस को मजबूत करना। लेकिन सिर्फ नेटवर्क बढ़ाना ही तो काफी नहीं होता है ना, इकोनॉमी भी तो बदल रही थी, खासकर 1991 के बाद। बिल्कुल सही कहा। 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, उदारीकरण, उसने तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए मतलब एक नई दुनिया खोल दी। कंपटीशन बढ़ गया, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो एसबीआई को भी बदलना पड़ा और यहीं से टेक्नोलॉजी अपनाने का दौर तेजी से शुरू हुआ। कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसे सीबीएस कहते हैं, वो लागू हुआ। मतलब आप किसी भी ब्रांच से बैंकिंग कर सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। फिर एटीएम का नेटवर्क फैला, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आई और ये सब बैंकिंग तक ही नहीं रुका। एसबीआई ने दूसरे बिजनेस में भी कदम रखा, जैसे इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ, म्यूचुअल फंड्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड्स में एसबीआई कार्ड्स। और हाल के सालों में सबसे बड़ा फेरबदल शायद वो 2017 वाला मर्जर था। इतने सारे एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक को एक साथ मिलाना, उसका क्या असर रहा? हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था। 2017 में जितने भी एसोसिएट बैंक्स थे और वो जो 2013 में भारतीय महिला बैंक बना था, उन सब को एसबीआई में मिला दिया गया। सबको एक साथ? हाँ, इससे एसबीआई का साइज इतना बड़ा हो गया कि वो संपत्ति के हिसाब से दुनिया के टॉप 50 बैंकों में आ गया। ग्राहक संख्या 43 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। बाप रे। साइज तो एक बात है, पर असली मकसद था कि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए तैयार होना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना। हालांकि इतने अलग अलग कल्चर और सिस्टम वाले बैंकों को एक साथ लाना वो चुनौती तो रही होगी। हाँ, वो तो है। और इसी दौर में डिजिटल पर भी बहुत जोर दिया गया। योनो ऐप की काफी चर्चा हुई थी। हाँ, 2017 में ही योनो लॉन्च हुआ, यू ओनली नीड वन। एक ही ऐप पर बैंकिंग, शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। हाँ, वो काफी पॉपुलर हुआ। बिल्कुल, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट,
जैसे SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट, वो कस्टमर सर्विस के लिए यूज होने लगे। और हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी योजनाएं जैसे जनधन योजना या DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ, DBT, इनको आम लोगों तक पहुंचाने में SBI का जो नेटवर्क है, जमीनी पहुंच और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज की तस्वीर ये है कि SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है करीब 57%, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी कई सब्सिडरी कंपनियां भी बहुत सफल हैं। सही कहा। संक्षिप्त में देखें तो एक कॉलोनियल बैंक से शुरुआत हुई, फिर राष्ट्रीयकरण हुआ जिसने सामाजिक बैंकिंग का दायित्व दिया, और अब टेक्नोलॉजी को अपनाकर एक मॉडर्न डिजिटल बैंक बन गया है। SBI का ये सफर एक तरह से भारत की अपनी आर्थिक यात्रा का ही आईना है। बिल्कुल। इसमें हमेशा वो संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है, सामाजिक लक्ष्य और बाजार का कंपटीशन। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। SBI का ये जो विशाल आकार है और इसकी डिजिटल महत्वाकांक्षाएं हैं, इनको देखते हुए भविष्य में इसके लिए अगला पड़ाव क्या हो सकता है? खासकर तब जब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, प्राइवेट बैंकों से, फुर्तीली फिनटेक कंपनियों से, और टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है। तो हर भारतीय का बैंकर बने रहने के लक्ष्य के साथ ये बैंक इनोवेशन करते हुए करोड़ों लोगों का भरोसा कैसे बनाए रख सकता है, ये सोचने वाली बात है।